नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद सीधी जिले के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिशिर मिश्रा जी। डॉक्टर शिशिर मिश्रा जी पेशे से तो चिकित्सक है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा वो दखल देते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नगर पालिका से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, हमेशा उन तत्कालिक मुद्दों पर वो बहस करते हैं। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है मिश्रा जी। अटल जी, सादर नमस्कार आपको। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं या नेता? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया अटल जी। मैं एक शब्द में यदि कहूँ, मैं तो पूर्णकालिक डॉक्टर हूँ और सर्वकालिक नेता हूँ। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अपने दोस्तों में, हमारे दोस्त भी पूछते हैं कि तू ये क्या करता है, तो मैं बताता हूँ कि आई एम ए फुल टाइम डॉक्टर एंड ऑल टाइम पॉलिटिशियन। क्योंकि आप पूरी ईमानदारी से अपने पेशे को समय देते हैं। 10 से रात को 8 बजे तक आप अपने क्लिनिक पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो भी समय मिलता है, शहर से जुड़ा कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो, हमेशा उन पर आप दखल देते हैं। तो क्या आपको चिकित्सक के साथ साथ नेता भी बनना है? सही पूछ रहे हैं आप। आपने जो बताया है, मेरा इंटरेस्ट और रुचि रहती है इन सब चीज़ों में। लेकिन मैं सबसे पहले होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ, और मैं जैसे बताया कि पूर्णकालिक डॉक्टर हूँ। मैं फुल टाइम 12 से 14 घंटे होम्योपैथी के लिए समय देता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने धन खर्च करके और मैंने समय खर्च करके अपना करियर इसी में समर्पित किया है। मैंने 6 साल पढ़ाई करने के बाद, 2 साल ट्रेनिंग के बाद, पिछले 13 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो पूरे होम्योपैथी के लिए दिया है। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे होम्योपैथी के चिकित्सक बनाया है, इसलिए मैं पेड सर्विस देता हूँ। और उसके साथ में ही जो समय बचता है, जितनी मेरे पास दिमाग है, वो मैं घर परिवार के बाद समाज को और राष्ट्र को देना चाहता हूँ। तो आजकल इनोवेशन का ज़माना है, नवाचार का ज़माना है, नई नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी का है, तो हम एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते थे कि सबके पास 100% दिमाग होती है। उनने खुद अपनी 92% यूज करी थी। हम यदि सामान्य आदमी 8% से ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग यदि 8 से 10% भी पार कर लिए, तो मैं एक सफल होम्योपैथी चिकित्सक होने के साथ साथ सीधी का एक बहुत बड़ा नेता भी बन सकता हूँ। ये ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, और बहुत कम ही लोगों को हमने देखा है कि एक पेशे के साथ साथ अन्य कोई भी उन्होंने क्षेत्र का चुनाव किया है और उस क्षेत्र में वो न्याय कर पाए हैं। क्या लगता है आप कि दोनों को आप बैलेंस कर लेंगे? क्योंकि आप पूर्णकालिक चिकित्सक हैं और सर्वाधिक टाइम आप अभी क्लिनिक में दे रहे हैं। अगर आप नेता बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आपसे जनता से जुड़ के रहना पड़ेगा। तो क्या आप उस क्षेत्र में न्याय कर पाएंगे, जनता को समय दे पाएंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं अटल जी। पहले के ज़माने में लोग पैदल जाते थे। मेरे बब्बा जी बताते थे कि हम अपने समधियौरे जाते रहें तो हमका 3 दिन लागत रहा। लोग राशन लेके निकलते थे, बीच में खाना पीना बनाते थे, 100 किलोमीटर की दूरी 5 दिन में क्रॉस करते थे, 5 दिन में पहुंचते थे वहां तक। मैं वही बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कम्युनिकेशंस कम हो गया है, जगह कम हो गई है। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम पढ़ रहा था सुबह, तो अमेरिका गया था क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड करके पढ़ रहा था, तो दिल्ली नहीं गया था। दिल्ली में तो सीधी में तो 1 दिन बाद आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो पहुंच के तरीके बदल गए हैं। हम 1 घंटे में ही पूरी सीधी जिला, पूरी सीधा 15 मिनट में पूरी सीधी विधानसभा घूम सकते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी के ज़माने से। असिस्टेंस है हमारे पास सुविधाएं हैं। हम अस्त्र शस्त्र से लैस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की जो अस्त्र शस्त्र है उससे लैस हैं। और सीधी में तो बहुत सारे लोगों को वो टेक्नोलॉजी मालूम होगी जो मेरे पास है अभी। मेरे को मालूम है सीधी का भूगोल। मैं 90% गाँव में गया नहीं हूँ, लेकिन 100% गाँव की जानकारी है। यहाँ तक कि गली मोहल्ले तक जानता हूँ कौन क्या बिना गए। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ संभव है। इसलिए चिकित्सक के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी बैलेंस बन सकता है। हाँ, ईमानदारी होनी चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कठिन परिश्रम, पक्का इरादा और आत्मविश्वास। आपके पास 3 चीज़ें हो तो आप सूर्य को भी नीचे कर सकते हैं। दुष्यंत कुमार ऐसा ही कहते थे। अगर हम आपकी बात करें, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो आप एक साधारण परिवार से हैं और आप चिकित्सक बने हैं, और आपके माता पिता की मंशा थी और
उनके सपने थे, उनके सपनों को आपने साकार किया है और एक अच्छे चिकित्सक के रूप में सीधी शहर में आप जाने जाते हैं और आपका जो पेशा है वो ठीक ठाक चल रहा है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपके क्लिनिक में लोगों की भीड़ लगी रहती है, मरीजों की भीड़ लगी रहती है, तो आप ऐसा नहीं है कि पेशे से असंतुष्ट हो हैं या आपका पेशा नहीं चल रहा है जिसके कारण आपने राजनीति का चुनाव किया है। तो क्या आप अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या है आपके मन में? क्या समाज सेवा करना चाहते हैं? क्यों आपके मन में ये जिज्ञासा आई, आप आत्म प्रेरित हुए कि मुझे चिकित्सक के साथ साथ राजनीति भी करना चाहिए, एक इनोवेशन करना चाहिए, नवाचार करना चाहिए? क्या है, किस तरह की मन में प्लानिंग है? देखिए, पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं, समाज सेवा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ये समाज सेवा शब्द ही पूर्ण रूप से फर्जी है। हर चीज़ पेड है आज के ज़माने में, कुछ भी फ्री नहीं है। मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ, 200 रुपये फीस लेता हूँ। दवाई है, मेडिकल स्टोर है, उसके भी पैसे लेता हूँ। फिर मैं डंके की चोट में गाजे बाजे के साथ कहूँ कि मैं सेवा करता हूँ। हम पेड सर्विस बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम सेवा प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता हम बन सकते हैं। उसी तरीके से मैं पॉलिटिक्स में भी नवाचार लाना चाहता हूँ और मैं सबसे आग्रह करता हूँ जनता जनार्दन से, आने वाले युवाओं से, छात्राओं से, छात्रों से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग भी कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स सेवा, समाज सेवा है, ये फर्जी है, ये मनगढ़ंत है। आप सोचिए, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी भी संवैधानिक पद में बैठे हुए, यहाँ तक कि जो विपक्ष के भी नेता होते, इनको भी पैसे मिलते हैं, इनको भी वेतन भत्ते मिलते हैं, सैलरी मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो जब आप पैसे लेकर काम कर रहे हो तो समाज सेवा हो नहीं सकती है। आप सेवा प्रदाता हो और मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उसी तरह से बहुत सारी पार्टियाँ हैं और सबकी फंडिंग होती है, पैसे सबको मिलते हैं और वो पैसे लेके ही काम करते हैं और ख़राब नहीं है। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ और मैं तो मेरी जो विचारधारा है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ समाज में और पॉलिटिक्स में। ये आनी चाहिए। आप पैसे लो ना, हैं? आप बताइए, पहले दूरदर्शन होता था, आज कितने सारे चैनल्स हैं, कितने प्रिंट मीडिया में भी कितनी सारी चीज़ें बढ़ी, तो सुविधाएँ बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? तो छुपाओ मत, डंके की चोट पे बोलो कि हम सेवा प्रदाता हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सर्विस देते हैं, पैसे लेते हैं। और जिस दिन ये ऐसे ही घोषणा करके पॉलिटिक्स करेंगे, उस दिन ईमानदारी आ जाएगी, भ्रष्टाचार में कंट्रोल होगा। दलाली, कमीशन उगाही, जिसकी मैं बात हमेशा पॉलिटिक्स में करता हूँ, ये चोरी छिपे नहीं करेंगे। आप लो ना यार, मैं तो बोलता हूँ इस चीज़ में पैसे लगते हैं भैया, पैसे तो पैसे काम करा देंगे। छुपाते क्यों हो? जब लेते हो तो छुपाते क्यों हो? ये अनैतिक है। या तो फिर आप मत लो, करो समाज सेवा। देखते हैं सरपंच भी कैसे सरपंची कर लेगा, विधायक कैसे विधायकी कर लेगा, सांसद कैसे सांसदी कर लेगा, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे अपने पद में बैठे रहेंगे। तो नवाचार यही है कि आप उस सिस्टम को, परंपरागत चीज़ें जो रूढ़ बनी आई है, उसको आपको एक्सपोज करके जनता को बताना पड़ेगा। या तो मेरी बात सही है तो या उनकी बात सही है। या तो उनकी बात सही है तो वो सही है, फिर पैसे मत लो। समाज सेवा है तो पेड सर्विस प्रोवाइडर बनो, सर्विस प्रोवाइडर हो आप। पॉलिटिक्स भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन क्रांति हो जाएगी अटल जी, ये जान लीजिए। अभी तक जनता को बरगला के, झूठ और फरेब की राजनीति करके उस जनता को नशे में रखा गया है, मानसिक गुलाम रखा गया है। उस जकड़न से निकालना है। जो मैं सोचता हूँ इसकी शुरुआत सीधी की धरती से होगी, सीधी की धरती से होगी। हर व्यक्ति राजनीति में आता है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। स्वाभाविक है, आप भी राजनीति के प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं और आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। आप किस तरह की शुरुआत करना चाहते हैं? किस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं? सीधी शहर से आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आपने प्लानिंग करके रखी है शहर के बारे में? क्या स्ट्रेटेजी है? जैसा आपने अभी कहा बेबाक तरीके से कि आजकल की राजनीति झूठ झपेट की है, काफ़ी भ्रामक है, काफ़ी षड्यंत्रकारी है। मैं एक स्पष्टवादी राजनीति को एक दिशा देना चाहता हूँ। नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी और जो रूढ़वादिता है राजनीति में, परंपरागत चली आ रही है, परंपरागत तरीके से चल रही थी, उसको ख़त्म करना चाहते हैं आप। तो किस तरह की मंशा है, किस तरह की सोच है, जनता के सामने रखें? देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षा की बात है तो महत्वाकांक्षा, सकारात्मक महत्वाकांक्षा यदि है, मैं आपके टांग पकड़ के खींचूँ नहीं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी महत्वाकांक्षा तो सिर्फ एक ही है कि मैं भारतवर्ष का और विश्व का नंबर 1 का होम्योपैथिक चिकित्सक बनूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी पहचान
मेरा स्वाभिमान उसी से है। साथ में जो आप बोल रहे हैं सीधी के लिए, और जो मैं राजनीति की बात करता हूँ, वो उसके लिए आपको अलग से समय नहीं देना है। राजनीति तो सबसे शुरू हो जाती है जब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है और मैं सोनोग्राफी लिखता हूँ। सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, एक भी सोनोलॉजिस्ट सीधी में नहीं है। मैं जब एक्सरे लिखता हूँ, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, एक भी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं, कितने सारे लोग रिफ़र होते हैं और गुड़ पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है, हम तो बन चुके हैं ना सर, हम डॉक्टर बन चुके हैं, हमारी क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है बताइए ना। हैं ठीक है, मैं सरकारी नौकर नहीं बना, मैं तो A क्लास में हूँ ना, खुले के डंके के चोट में कहता हूँ, मैं तो A क्लास का आदमी हूँ। हैं मेरे माँ बाप ने बनाया है उस लायक, और मैं अपनी सोच से A क्लास का हूँ। जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, सीधी का हर आदमी, सीधी की 15 लाख की आबादी की जो जनता है, जो बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाते हैं? इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, जयपुर जाना है, नागपुर जाना है, कोटा जाना है, इलाहाबाद जाना है। क्यों भैया? सीधी ने क्या बिगाड़ रखा है? क्यों ऐसी तैसी करी 1947 से लेकर आज तक? है क्या हमारा सीधी युगांडा में है कि नेपाल में है? जो भाषा सबको पसंद है, पाकिस्तान में हम लोग हैं? 15 लाख की आबादी ने क्या बिगाड़ा है? हमारे सीधी में क्या नहीं दिया? राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व दिया, 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े पदों में रहे, पूरा देश चलाते थे एक तरह से। उसके बाद आज भी जो है सीधी की राजनीति, सीधी की जो भूमि ने दिया, इस मिट्टी ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ की आक्रमण राजनीति ने हमेशा हताश, उदास, पद की चाह में, मंत्री पद की चाह में, पहले तो प्रधानमंत्री पद की चाह थी, अब मंत्री पद की चाह है। कोई भी हो, XYZ, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा। और हम तो सौभाग्यशाली हैं सर कि हमारे पास 2-2 सांसद है। हालांकि राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश का होता है, पर इसी मिट्टी से गए हैं ना। हमारे पास लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन 2-2 हैं। 4 दिग्गज विधायक हैं, चुरहट, सीधी, धौनी, सिहावल। अरे मैं तो इनकी जगह होता तो मैं मुख्यमंत्री को उतरने नहीं देता, प्रधानमंत्री को देता। हमारे सीधी में नहीं आ सकते। सीधी में रेलवे चाहिए। ये रेलवे तो ऐसे ही है, लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली 3-4 पीढ़ी निकल जाएगी तब नहीं रहेगा। हवाई, रेल, अस्पताल, सबसे बड़ी चीज़ अस्पताल। कोरोना के बाद से मालूम पड़ा कि हमको अस्पताल चाहिए, है ना। शिक्षा भी सेकेंडरी है। हमारे बच्चे स्कूल तभी जाएंगे जब स्वस्थ हों। मेडिकल कॉलेज चाहिए, मैं 6 साल से कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छी अस्पताल चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए, रेल चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, करियर काउंसलिंग सेंटर चाहिए। हमारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं, बायो लें कि साइंस लें कि मैथ्स लें, क्या लें, कहाँ पढ़ाई करना है। हमारे अच्छे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। मैं तो करियर काउंसलिंग सेंटर की बात करता हूँ। ये नगर पालिका का काम है, बहुत छोटा काम है ये। वो सेंटर एक ऐसा होना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर, कि वहाँ जाएँ बच्चे, हर तरह की डिजिटल सुविधा हो, हर चीज़ की जानकारी हो, करियर से संबंधित जानकारी हो। और अगले 1 दशक में सीधी को हम इंदौर भोपाल के टक्कर का बनाना चाहते हैं। हम, जब मैं बोलता हूँ तो सीधी की 15 लाख आबादी, मैं नहीं बोलता हूँ, हम सब मिलकर, और इनकी घटिया राजनीति को, इनकी स्वार्थी राजनीति को, इनकी दलाली, कमीशन, उगाही वाली राजनीति को एक्सपोज करके जनता की बात उठाएंगे, जनता की बात करेंगे। हमको हमारी जवाबदेही समाज से है, हमारी जवाबदेही सीधी की धरती से है। दरअसल हमारी यही महत्वाकांक्षा है कि हमारे बच्चों को भोपाल, इंदौर नहीं जाना पड़े, हमको दवाई कराने नागपुर नहीं जाना पड़े, यहाँ सब सुविधा हो जाए। मैं देख लीजिए कल से बोलना बंद कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आज की राजनीति जो है वो दलीय राजनीति है, संगठनात्मक राजनीति है। और दलगत राजनीति में जब तक व्यक्ति नहीं आता तब तक ना व्यक्ति चुनाव लड़ सकता, ना उतनी मजबूती से जनता के बीच जा सकता। तो अगर आपके मन में इस तरह के विचार हैं, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संगठन में आना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव जीत के आएंगे तब आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। और अगर आप सोचें कि हम अकेले कर लेंगे, तो हम भी सोचते हैं, दुनिया सोचती है, लेकिन सोचना और करना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारे पास संगठन है, हमारी सीधी की 15 लाख की आबादी को मेरा संगठन है। इनके पास क्या संगठन है? ये जो संगठन है, ये जो आप दलीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, हम आज़ादी के बाद, पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों के शासन के बाद आते हैं जब, तो 1947 में हम आज़ाद हुए, तब क्या मिला? दलीय प्रणाली मिली ना। ये राजशाही का ही एक परिवर्तित रूप है।
जैसे राजा होते थे, राजा राज्यों को चलाते थे। पहले 565 रियासतें थी, वो राजा चलाते थे। आज़ादी के बाद आज 10-15 पार्टियां हैं। इनके जो अध्यक्ष ये राजा से कम हैं। इनके एक आदेश से वीटो जारी होता है, वो सांसद और विधायक हिल नहीं सकते, उनकी आँख की आईब्रो नहीं हिल सकती। ये क्या है? ये राजतंत्र नहीं है तो क्या है? तो राजतंत्र का परिवर्तित रूप ये पार्टी तंत्र है, दल तंत्र है। इसका मैं घोर विरोधी हूँ। यह न तो संविधान सम्मत है, न तो जन सम्मत है। और मैं शास्त्र की बात करूँ सनातन संस्कृति की, न तो सनातन संस्कृति सम्मत है। जनता प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में मालिक जनता है, ये संविधान में लिखा है। यदि मालिक जनता है तो जब हम जाते हैं अधिकारियों के पास, जब हम जाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, तो हमको हाथ जोड़ के क्यों खड़ा, ये हमको नौकर जैसे क्यों खड़ा होना पड़ता है? मालिक जनता है ना, तो जनता के पास वो मालिकाना आना चाहिए। नहीं तो जो संविधान में लिखा है वो पेज फाड़ देना चाहिए। 10 साल दोनों चीज़ तो सही नहीं हो सकती ना अटल जी, हैं? लेकिन जिस तरह की आप बात करते हाँ, एक चीज़ मैं और संगठन के बारे में, मेरे पास 15 लाख लोग हैं। वो कौन है? मेरा सीधी का परिवार। वो संगठन में हमारे पास है, हमारे साथ है। मैंने बोलना शुरू किया है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है ना तो छोटे से ही शुरू होती है। हम जब पैदा हुए थे तो 2.5 किलो के थे, आज 73 किलो का वजन लेके बैठे हैं। जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे तो होम्योपैथी का एच भी नहीं आता था, आज थोड़ा बहुत आने लग गया है। जब आप पत्रकारिता शुरू किए होंगे तो पास सीखे होंगे, आज तक पहुँच गए हैं। तो छोटी सी शुरुआत हुई है। क्रांति जो होती है ना, शुरू से ही शुरू होती है। गलीलियो ने भी कभी बोला था कि चंद्रमा जो होती है सूरज की परिक्रमा लगाती है, तो लोगों ने पागल घोषित किया था। तो अच्छी बात, कलाम साहब बोलते थे, सपने देखो खुली आँख से देखो, सपने देखो खुली आँख से देखो, और खुली आँख से जो सपने देखते हो उसका पूरा करने के लिए मेहनत करो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर साहब, और आपकी जितनी भी बातें हैं वो पूरी तरह से तथ्यात्मक है जी। तो मैं कहीं भी असहमत नहीं हूँ। लेकिन आपने कहा कि 50 साल बीत गए देश की आज़ादी को, और ना ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिला, ना ट्रामा सेंटर मिला, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई। तो जो आप जिस क्रांति की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो 2-3 पीढ़ी को खपाना पड़ जाएगा। आप दलीय राजनीति का विरोध कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट राजनीति करना चाहते हैं, तो क्या पता, क्या आप पूरी तरह से इंश्योर है कि आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता हाथों हाथ ले लेगी? और हर पद की एक सीमा होती है। अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो उसकी एक सीमा है, विधायक बनते हैं तो उसकी एक सीमा है, मंत्री बनते हैं तो कुछ आप बड़ा कर पाते हैं। तो एक दायरा है हर चीज़ का। तो कैसे ये सब संभव है? क्या मुझे फिर से 50 साल 60 साल इंतजार करना पड़ेगा जनता को, ज़िले को? जो मैं बोल रहा हूँ, इस क्रांति की शुरुआत शांति के साथ यदि आज हो गई तो ये आप सही बोल रहे हैं, 40-50 साल में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो रेलवे का उद्घाटन किसने किया था? भूमि पूजन शिलान्यास। और आज क्या है? और मेरी बात यदि लागू नहीं हुई, मेरी बात परिलक्षित नहीं हुई, मेरी बात समाज में चेतना में नहीं फैली और ये लागू नहीं हुई तो अगले 200 साल तक नहीं होगा। तो 200 साल का इंतजार करना है कि 20-25 साल का इंतजार करना है? मैं तो फिर से बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उतना टाइम नहीं लगेगा। विजन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, नेतृत्व सही होना चाहिए, और आपके जज्बात को लागू करने के लिए सही इरादा होना चाहिए। इनका इरादा देखिए सही नहीं है। और मेरा जो मैं बताया था कि सीधी के बारे में 3000 पेज लिखा हूँ। जब मैं राजनीति की बात करता हूँ, देखिए मैं आज डॉक्टर हूँ ना, किसने बनाया? मेरे माता पिता ने बनाया, खुद नहीं, मेरे माता पिता ने बनाया। तो आज प्राथमिक जिम्मेदारी मेरे किसकी है? मेरे माता पिता के, मेरे परिवार की, क्योंकि उनने मेरे को बनाया है। सीधी की जनता मेरे को बना दे, फिर देखे सीधी। और वो जो 3000 पेज लिखा उसमें है हमारा संगठन का एक ढांचा है। जो मैं 15 लाख के संगठन की बात करता हूँ, उसका एक ढांचा है कि आपका जनप्रतिनिधि जिस दिन निर्वाचित हो जाएगा वो अपने घर नहीं जा सकता, उसको कार्यालय में रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, बात करने में मैं अपनी विचारधारा के बारे में बात करूँगा तो मैं बताता हूँ कि विधायक बनने के साथ बाद, सांसद बनने के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो घर जा ही नहीं सकता। घर जाना तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जब जनता मंजूर कर देगी कि हाँ चले जाओ, ठीक है। या निश्चित समय होना चाहिए कब जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और फिर जनता आपके जाए हाथ जोड़े आपके घर में कैसे हो सकता है? यह कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की मजाक है। अभी तक हम लोग पहेली बुझा रहे थे। ठीक है, आप पेशे से चिकित्सक हैं और राजनीति में आना चाहते हैं और नई तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। नया दौर भी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का युग है। तो आप सबसे पहले स्पष्ट करिए कि आपकी शुरुआत किस प्लेटफॉर्म से होगी? नगर पालिका से आप जनता के बीच में
नगर पालिका चुनाव से जनता के बीच में जाना चाहते हैं या और कुछ है? स्पष्ट तौर पर बताएं आप। आप सही बोल रहे हैं। मैं तो सीधी की 15 लाख की आबादी से मेरा सीधा संवाद की तैयारी शुरू हो गई है और 10% लोगों से मैं संवाद कर चुका हूँ। मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। कब तक? जब तक कम से कम 5 से 7 लाख लोग लिखित में ना दे दें। जनता बोले कि ये ख़राब हैं, ये अच्छे नहीं हैं। मेरा क्या बताइए, मैं अच्छा खासा डॉक्टर हूँ, मैं कोई रिस्क लूँ? किसको ज़रूरत है? हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत नहीं है ना तो विधायक बनने की, ना तो सांसद बनने की, ना तो मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, ना प्रधानमंत्री बनने की, ना तो नगर पालिका अध्यक्ष बनने की। जनता को ज़रूरत हो तो जनता बताए, नहीं तो पहले के जो आपके विकल्प हैं यदि वो अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। जनता को ज़रूरत है, जो मेरे यदि मुद्दे सही लगते हैं तो जनता बोले, जनता हमको बोले कि भैया आप खड़े हो चुनाव में, तो खड़ा होऊंगा। हैं प्री सिलेक्शन, आजकल तो प्री टेस्ट होते हैं ना, प्री टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरा एक पैकेज है सीधी की जनता के लिए। वो पैकेज आपसे मैं अब ये पूरी चीज़ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि एक समय की सीमा होती है। वो पैकेज मैं लिखित रूप में एक एक आदमी तक पहुँचाऊँगा, एक एक घर तक जाएगा, एक एक व्यक्ति तक जाएगा, सीधी की 15 लाख की आबादी के लिए। यदि वो पैकेज पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो जो पुराने पैकेज हैं आपको लग रहा है वही ठीक है तो ठीक है। जैसे मोबाइल कंपनियों का पैकेज है, टीवी कंपनियों का पैकेज है, तो मैं अपन पैकेज दूंगा जनता को। जनता को लगता है कि ठीक है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया है। हम तो अभी भी हैं बढ़िया, जाएंगे अभी 10 बजे बैठेंगे आराम से एसी में। खुली बात, अपने पास लाग लपेट नहीं है, झूठ की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हाँ कि हम बेफालतू में, हम तो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो तुम्हारे लिए जान खपा दे। काहे के लिए जान खपा दे? जान तो तुम्हारी जा रही है 1947 से लेकर अब तक। अपनी चिंता करो और तुम्हारी चिंता में हम शामिल हैं। हाँ, अगुआ होने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पौंदी पहिया देना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट और बेबाक तरीके से परंपरागत राजनीति और रूढ़िवादिता को ख़त्म करके नई तरीके की राजनीति करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, और सफल होते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत सारी बात हो गई नेतागिरी की, अब कुछ डॉक्टरी की बात हो जाए। एक आप अच्छे वरिष्ठ चिकित्सक हैं ज़िले के, होम्योपैथी के, और काफ़ी जो मरीज़ है वो आपके पास आते हैं। मैं आज की जो मूलभूत समस्या कहें या बीमारी कहें, हर व्यक्ति हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर का पेशेंट होता जा रहा है। हर तीसरा व्यक्ति बीपी का शिकार है, शुगर का शिकार है। तो ऐसा क्यों और उसका निदान क्या है? देखिए, खान पान और रहन सहन बिगड़ गया, और पिछले 1 दशक में, ख़ास तौर से पिछले 5 साल में जब से स्मार्टफोन आया तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई। तो हमारा जो खान पान रहन सहन तो बिगड़ा था, रहन सहन को और बिगाड़ दिया स्मार्टफोन ने। तो हमको अपने आप को अंदर थोड़ा सा सिकोड़ना होगा, हर व्यक्ति को हेल्थ कॉन्शियस होना होगा। और हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम यदि इसमें सेलेक्टिव हो गए ना तो समझ लीजिए फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत इमरजेंसी में ही पड़ेगी। रूटीन की जो आप बीपी, शुगर, थायराइड ये सब बोल रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, ये कोई डिजीज़ नहीं है, जीवनचर्या संबंधित समस्याएं हैं। तो इसको एक प्रोफेशनल हजार्ड भी बोल सकते हैं। जैसे कोई 12 घंटे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ के काम करता है, उसकी कमर दर्द करने लगे, बीमारी थोड़ी ना यार। कुर्सी बदलो, सिटिंग पोजीशन बदलो। और रही की बात, जब ये सब समस्याएं होती हैं, खान पान बिगड़ा है तो थोड़ा सुधार लो। और फिर हमारे पास मीठी मीठी गोलियां हैं होम्योपैथी की, मैं देता हूँ, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। कड़वी दवाई, महंगी दवाई मत खाओ, सस्ता इलाज करो, सुंदर इलाज करो, और ऐसा इलाज करो जिससे लीवर किडनी को नुकसान ना हो, आपको शरीर को कृत्रिम बीमारियां पैदा ना हो दवाई की वजह से। तो मीठी मीठी गोलियां खाइए होम्योपैथी की, बढ़िया हो जाएंगे। मेरा एक महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है आपसे कि आज का जो चलन है वो एलोपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा है और लोगों का झुकाव भी उधर है, जबकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। होम्योपैथी की तरफ लोगों का ट्रस्ट जिस तरह का होना चाहिए और जिस तरह का होम्योपैथिक का रिजल्ट है, अगर हम एलोपैथी की तुलना में करें और तो बहुत अच्छा है, उसके बावजूद लोग अभी भी होम्योपैथिक की तरफ अपने आप को नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? और क्या लगता है आने वाला समय में लोगों की जो मानसिकता है वो बदलेगी और एक ट्रस्ट उनका जगेगा होम्योपैथी की तरफ? देखिए, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं आलोचनात्मक नहीं हूँ, मैं चयनात्मक और सकारात्मक हूँ।
एलोपैथी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, गिर पड़े, सब उठा के अस्पताल ले जाएंगे। इमरजेंसी में और सर्जरी में एलोपैथी का कोई तोड़ और कोई जवाब नहीं है। लेकिन स्टेबल डिजीज़ जो है, क्रोनिक डिजीज़ जो है, लाइफ लॉन्ग सफ़र जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए होम्योपैथी से अच्छा कोई तोड़ नहीं है। तो हर चीज़ की एक सीमा है, होम्योपैथी की भी एक सीमा है, इमरजेंसी में इसका कोई रोल नहीं है। उसी तरह से मेडिसिन में आने वाले 1.5 दशक में अब जो होम्योपैथी इसलिए पीछे है कि सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि होम्योपैथी में कारपोरेट सभी कम है। एलोपैथी में ड्रग माफिया और बहुत सारे माफियाओं का खेल है, तो सीधा सीधा मोटा माल पहुंचता है चुनाव के समय सभी पार्टियों को, जो आप बोल रहे पार्टी, तो ये चीज़ है। तो होम्योपैथी आएगी, हमारी जो विचारधारा है उसमें आयुष के लिए बहुत सारे प्रोग्राम से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगी। जन जागरूकता तब आती है, देखिए, जब किसी चीज़ में सरकार का फोकस होता है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है अपनी योजनाओं के माध्यम से। सरकार धीमी है, इसलिए लोग धीमे हैं भी, और इसलिए हमारे सीधी में तो इसलिए धीमे हैं कि सीधी में हर चीज़ धीमी है, कुछ भी जहाँ नहीं है तो ठीक है, हम लोग तो जीवित रखे हैं सीधी को, होम्योपैथी को सीधी में, तो हो गया, चलता रहेगा। बाकी पैथी सब अच्छी हैं, सबकी अपनी महत्ता है, सबकी अपनी विशेषताएँ हैं और सबकी अपनी सीमा है। तो ये थे ज़िले के मशहूर होम्योपैथिक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिशिर मिश्रा, जो एक सफल चिकित्सक के साथ साथ राजनीति में भी कुछ नया करना चाहते हैं। परंपरागत राजनीति, रूढ़वादी राजनीति को ख़त्म करके नई तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी राजनीति में लाना चाहते हैं, नए तरीके से राजनीति को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे उनके विचार अभी हमसे उन्होंने साझा किया है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हमारे चैनल की तरफ से हम उनको बधाई देते हैं कि आने वाले समय में वो जो उनकी मंशा है वो साकार हो और एक सफल चिकित्सक के साथ साथ सफल राजनेता के तौर पर भी वो ज़िले में स्थापित हो। आज के लिए बस इतना ही। समय समय पर हम उनसे रूबरू होते रहेंगे और उनके जो विचार होंगे आपके बीच में साझा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद अटल जी, आपको भी। और आप